हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया ही टॉपिक इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सेकेंड सेमेस्टर जेयूटी ब्रांच पे चलता है उसका एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन। आज बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक शुरू होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान देने से इसमें कॉन्सेप्ट काफी आसानी से बिल्डअप हो जाता है। रिफ्रैक्शन के अंदर अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, किसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर हम लोग इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपके सिलेबस में सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या महत्व है उस चीज को देखेंगे। आफ्टर दैट स्नेल्स लॉ, उसको थोड़ा सा इसमें समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग हो सके तो एक आध कुछ न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक है, इन सारे चीजों के ऊपर। तो ये पूरा आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो। ठीक है, खैर आपको बने रहना है और नोट्स आप चाहें तो अध्ययन @टेलीग्राम, यहां पर पीडीएफ नोट्स अपलोड हो जाता है। आप यहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ज्यादा बेहतर रहता है आप खुद से अपना नोट्स बनाए। वो नोट बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है बोलेंगे किसको। सिंपल सी चीज क्या है, जब लाइट किसी एक मीडियम से ट्रेवल कर रहा हो, ये मान लेते हैं कोई एक मीडियम है, ठीक, मान लेते हैं ये एयर है और ये हमारा कोई दूसरा मीडियम है। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा वाटर है। ठीक है, अब लाइट जब एयर से चला और वाटर में गया तो क्या उसका पाथ वही रहा या नहीं रहा, इसको पहले समझते हैं। मान लेते हैं इस सरफेस पर ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये सरफेस है, हमारा सरफेस है। इसके नीचे, इस सरफेस के नीचे पानी है और इस सरफेस के ऊपर क्या है, हवा है। लाइट अगर यहां से ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट तक आया, ये इंसिडेंट रे है। अब जैसे ही ये अपना मीडियम चेंज करेगा, जब भी लाइट अपना मीडियम बदलता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ये एयर वाला मीडियम है और ये वाटर वाला मीडियम है। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा, तब लाइट में एक बेंडिंग वाली फेनोमेना देखने को मिलेगी। कौन सी फेनोमेना, बेंडिंग वाली। ठीक है, यहां स्टार मार्क लगा दिए हैं, वो स्टार मार्क बाद में समझाएंगे। एक लाइट का बेंडिंग का टेंडेंसी होगा, मुड़ेगा लाइट। ठीक है, अब ये तीन पॉसिबल केसेस हो सकता है। तो तीसरा जो केस है थोड़ी देर में स्टार मार्क से लगाएं, समझाएंगे। तो पहला जो केस हो सकता है लाइट का मुड़ने का, वो ये हो सकता है कि लाइट बेंड कर जाए, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। लाइट किधर बेंड कर गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, यहां पर जो एंगल बना रहा था ये इंसिडेंट एंगल था मान लेते हैं, और ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है, एक संभावना तो इसकी है। दूसरा संभावना ये हो सकता है कि ये जो लाइट आ रहा है ये क्या हो जाए, ये नॉर्मल है हमारा, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये चला और ये नॉर्मल से दूर चला जाए, एक संभावना यही है। यही दो केस जनरली आपको होंगे। ये आपका आई एंगल है और ये जो है आपका आर एंगल है। तो एक केस तो ये पॉसिबल है कि लाइट किधर बेंड कर जाए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि लाइट बेंड एंड मूव्स
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस यही दो संभावना है, या तो ये घटना होगा नॉर्मल से, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी या इस नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। एक तीसरा केस है जो इसको स्टार मार्क लगाए हुए हैं, तीसरा केस है वो है नो बेंडिंग का, बेंडिंग ही नहीं होगा, वो हम लोग आखिरी में समझेंगे। मीडियम चेंज तो करेगा लाइट, लेकिन बेंडिंग नहीं होगी। लाइट मीडियम चेंज तो करेगा, लेकिन उसमें बेंडिंग की फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। यह एक स्पेशल केस है, यह आखिरी में हम लोग समझेंगे। मतलब अगर इस केस नंबर 3 को हटा दिया जाए तो फिलहाल इस दो केस पे देखिए तो लाइट जो है वो जब भी मीडियम को चेंज करता है तो वो बेंड करेगा, तो बेंड वो या तो नॉर्मल की ओर करेगा या नॉर्मल से दूर करेगा, यही दो संभावना है। अब है कि आखिर कब वो नॉर्मल की ओर करता है और कब वो नॉर्मल से दूर जाता है, ठीक है। ये एक अपना अलग केस हो गया कि हमको अब देखें कब वो नॉर्मल की ओर करेगा, कब वो नॉर्मल से दूर होगा। लेकिन फिलहाल जो बेंडिंग का टेंडेंसी है लाइट का, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द लाइट आइदर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट when light changes its medium is actually known as refraction। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। लाइट का बेंडिंग फेनोमेना ही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो लाइट का जो बेंडिंग फेनोमेना होता है, दिस बेंडिंग फेनोमेना इज एक्चुअली नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आते हैं इस तीसरे केस पे थोड़ा, ठीक है। अच्छा, इस केस पे आने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस थर्ड केस पर आने से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। अब है कि ये लाइट जो है कब नॉर्मल की ओर बेंड करेगा और कब नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, ठीक है। तो देखो, जब भी लाइट रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब होता है मैंने ज्यादा डेंस पार्टिकल उसके अंदर नहीं है, हवा और पानी में ज्यादा डेंसर मीडियम कौन होगा, तो पानी होगा, और रेयरर मीडियम कौन हो जाएगा, तो हवा हो जाएगा। वाटर और अगर हम लोग ग्लास स्लैब लेंगे तो ज्यादा डेंसर फिर कौन हो जाएगा, ग्लास स्लैब। ग्लास का जो स्लैब होगा वो ज्यादा डेंसर हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, तो वहां वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा मीडियम हो जिसमें कि जो रेयरर है, ठीक है, और ये एक मीडियम हमारा क्या है, डेंसर है, तो जब भी रेयरर से डेंसर की ओर लाइट मूव करेगा तो लाइट ऑलवेज नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, ठीक है। जब भी व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या इसको बहुत से बुक में लिखता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ये भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकली लिख देता है बुक में, तो घबराने वाली बात नहीं, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। तो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लिख लीजिएगा। एंड व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर ये मीडियम मान लेते हैं हमारा क्या है, ये मीडियम मेरा मान लेते हैं वाटर है, और ये मीडियम क्या है मेरा, ग्लास का स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट मूव्स अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल। लाइट हमेशा कहां से मूव कर जाएगा, नॉर्मल से मूव कर जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से वो दूर चला जाएगा। ये सिंपल सा एक कहानी है, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज होता है उसको बोलते हैं लाइट का स्पीड। अगर हम लोग देखें थोड़ा देर के लिए, ऐसे तो हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस पर आने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। अगर लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट अगर बात की जाए
तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किस में? एयर, और इसी को वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, एयर और वैक्यूम में जो आपका लाइट का स्पीड रहेगा दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है कि इसमें एयर या वैक्यूम के अंदर। लेकिन लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम में कितना होगा? ठीक है, ये फास्ट होगा एयर से या एयर से कम होगा? ऑलवेज जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट को जो ट्रेवल करने की स्पीड होगी वो रिड्यूस कर जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो, आप एक एनएच पर हो, वहां खाली खाली जगह है, आप बहुत स्पीड जाओगे। लेकिन अगर आप किसी डेंस पॉपुलेटेड मार्केट के अंदर घुस गए, वहां आप चाह कर भी लाइट अपनी जो व्हीकल का स्पीड है वो नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है वो, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है वो। ठीक है, तो ऐसे केस में लाइट जब होता है, जब वो रेयर मीडियम में रहता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और जब भी वो डेंसर मीडियम में आएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स स्लोअर इन डेंसर मीडियम एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम। लाइट हमेशा रेयरर मीडियम में फास्टली ट्रेवल करेगा और डेंसर मीडियम में स्लोली ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये कहानी हो गया। अब इस चीज को समझने के लिए, इस नो बेंडिंग वाला चीज समझने के लिए थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आएंगे। इसके बाद हम ये नो बेंडिंग वाला स्पेशल केस समझाएंगे। एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, शॉर्ट में इसको R.I लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। लाइट का स्पीड हम लोग इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, अब कैसे मेजर करते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, या एयर। ठीक है, तो ये C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और V क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड का लाइट क्या है? अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो एयर और वैक्यूम में कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें, लाइक हम लोग इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ठीक, अब अगर हम लोग वाटर का निकालना चाहते हैं तो वाटर का हम लोग कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो एयर का में जो लाइट का स्पीड होगा उसको यहां लिखेंगे, C का वैल्यू होगा, और V का वैल्यू जो होगा लाइट का स्पीड देखेंगे कि मेरा इस वाटर के अंदर क्या है। उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बोलेगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, भैया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकालेंगे? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट ये भी अब हम एयर का ही निकालना चाह रहे हैं, तो भी क्या लेंगे? एयर में ही लेंगे हम लोग। तो यहां पर भी क्या आएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काटोगे तो कितना आएगा? 1। इसीलिए बोला जाता है एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं? ऑलवेज 1 लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको वाटर का बोला जाएगा तो आप यहां पर स्पीड ऑफ लाइट लोगे इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लोगे। अगर ग्लास का कोई बोलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो भी आएगा। ठीक, तो ऐसे आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग एयर के कंपैरेटिवली ले रहे हैं,
एयर के कम मतलब यहां पर सी का जो वैल्यू है वो एयर का रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी भी मीडियम का अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरेटिवली निकाल रहे हैं, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर। जैसे वाटर का निकाले तो हम लोग कैसे लिखे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या किए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे लिख रहे हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या हो गया? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे हम लोग? जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है किसी मीडियम का? तो किसी मीडियम के अंदर से सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा तो क्या बताता है? ये किसी मीडियम का, किसी मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड बताएगा। ठीक है, ये किसी मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड कंपेयर टू एयर में लाइट का स्पीड, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है? दिस इज द रेशियो of speed of light to the speed of light in air to the speed of light in particular medium। ठीक है, ये हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, उसको म्यू पढ़ते हैं। सिंबल ऐसा होता है। कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिनोट करोगे? ऐसे म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, यू जैसा ही लिखा जाता है लेकिन थोड़ा सा इसको ऊपर खींच के ये म्यू है। ठीक है, म्यू इसको पढ़ते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू ये ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, बहुत कोई आप लोग इसमें से पहले भी इसको देखे होंगे। ठीक है, तो म्यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अब लिखेंगे कैसे? ठीक, ये देखते हैं, ये मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। तो अगर हम लोग अभी हम नो बेंडिंग वाला केस समझाए नहीं है, ठीक है, अब समझाने जा रहे हैं नो बेंडिंग वाला केस। अगर हम लोग ये हमारा कोई मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है, तो इस मीडियम 1 का अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो मान लेते हैं μ1 होगा। इस मीडियम 2 का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लेते हैं μ2 होगा। और अब जो है लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये बिना मुड़े हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, तो बिना बेंडिंग का, बिना बेंड किए हुए ये लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो नो बेंडिंग का केस कब मिलता है? नो बेंडिंग कब मिलेगा? when incident ray is normally incident। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो नो बेंडिंग का केस मिलेगा। ठीक है, इसमें लाइट बेंड ही नहीं करेगा। एक और चीज है जब आपका लाइट बेंड नहीं करेगा, अगर μ1 और μ2 बराबर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा कब आपको नो बेंडिंग का केस मिलेगा? जब μ1 μ2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब आपको नो बेंडिंग का केस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्टेन पॉइंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे डिनोट करते हो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है C/V का।
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है सी बाई वी का। ठीक, अगर सी बाई वी का ये रेशियो है तो हम लोग यहां पर दो केस बना लेते हैं। ठीक है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो इंसिडेंट रे क्या हो गया है, बैंड कर गया है नॉर्मल की ओर, और ये आपका डेंसर होगा और ये आपका रेयरर होगा। अगर इसमें देखो, यहां पर इस मीडियम में ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 में लाइट क्या है, स्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसर है। और मीडियम 1 में क्या रहेगा, लाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई मीडियम 1 के लिए, सॉरी मीडियम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेगा तो कैसे लिखेगा, म्यू टू इज इक्वल टू सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दिस डेंसर मीडियम, तो उसको हम V2 ले लेते हैं। और अगर कोई इस मीडियम 1 के लिए लिखेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिखे हैं, इस मीडियम के लिए लिखे हैं। ठीक है, अगर कोई इस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेगा तो क्या लिखेगा, म्यू1। ठीक है, फिर लिखेगा सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय V1, इसमें स्पीड का लाइट क्या है, तो यहां पर जो लाइट है वो V1 रफ्तार से चल रहा है और यहां जो लाइट है वो V2 रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, आपको पहले ही बताए कि जब भी रेयरर से डेंसर में आएगा तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब इस केस में ये बात तो तय है कि V1 बड़ा होगा V2 से, मतलब स्पीड का लाइट जो है, लाइट का जो स्पीड है वो मीडियम 2 में कम रहेगा और मीडियम 1 में ज्यादा रहेगा, क्योंकि मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है। तो आप ये चीज यहां एनालिसिस ये कर सकते हो कि जब भी लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा। लाइट की स्पीड अगर म्यू और सी और वी में रिलेशन देखा जाए तो अगर आपका वी का वैल्यू बढ़ रहा है किसी मीडियम में, किसी मीडियम में वी का वैल्यू बढ़ रहा है तो उस मीडियम का म्यू कम हो जाएगा, सी तो कांस्टेंट है। तो म्यू और वी में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये बात आप याद रखिए। किसी भी मीडियम में अगर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी तो म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरह से, इस रिलेशन से अगर कोई तुमसे यह बोले कि रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो बताइए कि म्यू1 बड़ा होगा या म्यू2 बड़ा होगा। इस रिलेशन से निकाल लो, म्यू1 बड़ा होगा या म्यू2 बड़ा होगा। तो म्यू1 में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगा। म्यू1 के अंदर ये v1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो अगर v1 ज्यादा है तो म्यू1 क्या हो जाएगा, कम, एज कंपेयर टू म्यू2। तो म्यू2 बड़ा हो जाएगा म्यू1 से, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे इस जगह पर सॉरी इस वाले फेनोमेनन देखोगे तो डेंसर मीडियम में क्या है, डेंसर मीडियम का हम म्यू1 मान लेते हैं और एरर का म्यू2 बोल देते हैं। अब बताओ म्यू1 बड़ा होगा या म्यू2, तो आप देखो भैया म्यू1 क्या है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, यानी V2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगा। अगर V1 छोटा है V2 से तो म्यू1 फिर बड़ा हो जाएगा म्यू2 से। तो इस केस में म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 मिलेगा और इस केस में म्यू1 इज लेस देन म्यू2 मिलेगा। इस तरह से एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसा है। ठीक है, एयर के कंपैरिजन में स्लो है या एयर के कंपैरिजन में फास्टर है। ठीक है, यानी एक मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट स्लो है, ऐसे बोले। एयर के कंपैरिजन नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो है एज कंपेयर टू मीडियम 1। तो अगर आपसे कोई बोल दिया इस तरह से एमसीक्यू पूछ दिया अगर
इस तरह से एमसीक्यू आ गया, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is greater than medium 2, then refractive index of ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ऑप्शन ए μ1 इज इक्वल टू μ2, ऑप्शन बी μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ऑप्शन सी μ1 इज लेस देन μ2 एंड ऑप्शन डी कुछ कर लेते हैं μ1 इज या नन ऑफ दी एबव। चलो ये हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यही आपसे सवाल आ गया, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है किसी एक मीडियम में, तो देख लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन, तो मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन क्या है? मीडियम 2 से। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, कम होगा तो μ1 is less than μ2, μ1 is less than μ2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। अब चलो, अब एक चीज और देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसको सीखते हैं, ठीक है। देखो, अगर तुमको बोला जाए कि कोई एक मीडियम है, मान लो कोई मीडियम 1 है, ठीक है, इसका तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो C/V1 लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। उसी तरह से तुमसे कोई मीडियम 2 पूछेगा, ठीक है, तो तुम μ2 लिखोगे C/V2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो कि अब तुम डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यानी कि μ2 बाय μ1, अगर तुम ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, तो μ2 का वैल्यू कितना है? C/V2 डिवाइड बाय μ1 का वैल्यू कितना है? C/V1, ठीक है। तो μ2 बाय μ1 कितना निकलेगा? V1 डिवाइड बाय V2 निकलेगा, ठीक है। अब ये इसको कैसे पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते ऐसे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, dx बाई या कुछ ऐसा फंक्शन है, d बाई dx पढ़ते हैं, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन fx है, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? fx का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होगे, तो नहीं पढ़े हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑलवेज मतलब किसके रिस्पेक्ट में, नीचे जो रहता है वो हमेशा क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू। तो ऊपर वाला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इस कंप्लीट चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, यहां μ2 लिखेंगे इस तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो ना, जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हो उसको आगे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 उसको आगे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो अब तुम पढ़ोगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। ये कब होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर ये रिस्पेक्ट तुम एयर में लिए हो तो, ठीक है। अगर μ1 क्या है तुम्हारा? एयर का μ1 है, तब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और अगर एयर नहीं लिए हो, कोई दूसरा मीडियम लिए हो, तब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे समझे हम लोग। इसको लिखने का तरीका क्या पढ़ेंगे? कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो कितना निकला? V1 बाई V2। इस तरह से 1 में लाइट का स्पीड बटा 2 में लाइट का स्पीड। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है, यहां तक। इसी तरह से अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा और इनहेंस करेंगे, अब अगर हम लोग ये मेरा एक मीडियम है ग्लास, और ये मेरा
ऐसे लिख लेते हैं, ये एक मेरा है वाटर और ये है मेरा ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। अब यहां पर से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और डेंसर मीडियम में गया तो बेंड कर गया, ऐसा होगा। ये मेरा रेयरर मीडियम होगा और ये मेरा डेंसर मीडियम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी म्यू डब्ल्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी म्यू डब्ल्यू बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी म्यू जी। तो इस चीज को कैसे लिखोगे? अगर कोई बंदा ऐसे लिखा तो उसको कैसे लिखेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में लिए? ग्लास के रिस्पेक्ट में लिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं, हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम लिखेंगे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इस चीज को कैसे लिखेगा फिर? वो लिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसको रिस्पेक्ट दिया? डब्लू को, तो डब्लू आगे कर दिया, ठीक है। क्या ये दोनों चीज को अगर कोई करेगा, लिखेगा एक साथ, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल रिलेशन दिख रहा है। अगर कोई बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये लिखा, तो ये बराबर होगा 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। देख लो भैया, इससे आप ठीक उल्टा ये लिए हो ना, रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों में बराबरी का साइन कैसे होगा? जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो इसीलिए म्यू जी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये आपको कई जगह काम आ जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर। ये अभी लिखने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्मिनोलॉजी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब एक आध चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। एक इसमें चीज होता है, ठीक है, वो है एक पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर हम लोग वेलोसिटी, वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, इस चीज को देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, ठीक है। इसमें ये जो वेलोसिटी है और ये जो लेमडा, लेमडा ये लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा क्या है? वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। फर्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें भी लेमडा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ाए होंगे, ठीक है, उसके अंदर होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ, ये दोनों जो चीजें होती है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। जबकि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो v और लेमडा यानी किसी मीडियम पे आपको किसी लाइट का क्या डिपेंड करेगा? वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड करेगा। रेयरर मीडियम में चल रहा है लाइट या डेंसर मीडियम में चल रहा है तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। रेयरर मीडियम में उसका वेवलेंथ अलग हो जाएगा, डेंसर मीडियम में उसका वेवलेंथ अलग हो जाएगा। तो v और लेमडा इस फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इस फॉर्मूला में v और लेमडा दोनों किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। लेकिन उस पर्टिकुलर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर रेड कलर का लाइट है तो वो जितना फ्रीक्वेंसी उसका एयर में होगा बिल्कुल उतना ही फ्रीक्वेंसी उसका वाटर में भी होगा, बिल्कुल उतना ही फ्रीक्वेंसी उसका ग्लास स्लैब में भी होगा या किसी और भी एक्स वाई जेड मीडियम के अंदर होगा। यानी किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जो उसका रेयरर मीडियम में फ्रीक्वेंसी वही उसका डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी उसका किसी एक्स मीडियम के अंदर वही फ्रीक्वेंसी उसका वाई मीडियम के अंदर होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी कहानी है। अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग मीडियम के लिए अगर कोई मान के चलो रेड लाइट है तो एक्स मीडियम, वाई मीडियम, जेड मीडियम सबके लिए फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर ये सभी मीडियम में सेम है तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया तो v और लेमडा क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तब इस फॉर्मूला को जो आप लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, ऐसा अगर लिखे हो तो v1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? v1 होगा तो यहां लेमडा 1 तो यहां लेमडा 1 हो जाएगा, v2 होगा तो यहां लेमडा 2 तो यहां लेमडा 2। ये आपका फॉर्मूला बड़ा काम का है, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका काम करेगा, सिंपल कहानी है। अगर कोई बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ, फिर किसका लेंगे हम लोग, ये इन दोनों के बीच में इनवर्सली का रिलेशन है, तो इसके इसके म्यू और वी के बीच इनवर्सली का रिलेशन है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ, फिर हमको लेना क्या पड़ेगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास, क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या हुआ होगा, पहले आप ग्लास लिखे होंगे और फिर ऐसे बटा में वाटर लिखे होंगे, ठीक है, तो ये ग्लास वाला जो है यहाँ वाटर आ जाएगा, यहाँ वाटर तो यहाँ ग्लास आ जाएगा, उस तरह से लेमडा में जब लिखोगे आप तो लेमडा इन वाटर बाई लेमडा इन ग्लास, ये ऐसे काम करता है, ये पूरा कंप्लीट जो फॉर्मूला है, यानी म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर नीचे है, विथ रिस्पेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर नीचे है, तो इसको आप एक साथ कैसे लिख सकते हो, म्यू जी डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हो, म्यू जी डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इस चीज को कैसे लिखते हो, ग्लास लिखा गया तो इसके बीच में म्यू और भी के बीच में इनवर्सली का रिलेशन है, तो अगर ग्लास है तो यहाँ डब्ल्यू आएगा और अगर वाटर है तो यहाँ ग्लास आएगा, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डब्ल्यू है तो यहाँ लेमडा डब्ल्यू आएगा, वीजी है तो यहाँ लेमडा जी आएगा, सिंपल सा कहानी है, ठीक है, आया आपको, आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा, ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ देता म्यू टू वन, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका सिंपल मतलब यही है, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, ये म्यू है, ठीक है, अब यहां पर अगर वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ म्यू टू है तो वेलोसिटी ऑफ वन बाई वेलोसिटी ऑफ टू, और यहां क्या लेमडा वन बाई लेमडा टू, ये चीजें ऐसे लिखी जाती, ठीक है, आई होप आपको ये जो लिखा हुआ टर्मिनोलॉजी है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो एक छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पर आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक, एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो कितना दे दिया है, VW का वैल्यू 2.25 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड ग्लास में जो स्पीड दिया हुआ है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है, तो तुमको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड करने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालिए, ठीक है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है, जब इसके आगे कुछ नहीं लगाया है मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, सिंपल सा कहानी है, जब इसके आगे कुछ भी नहीं लगाया, जैसे दो लिख दिए, दो के नीचे बट्टा कुछ नहीं लगाया, मतलब हम लोग समझ जाएंगे अपने आप कि दो के नीचे बट्टा वन है, तो यहाँ जब म्यू डब्ल्यू लिखा तो इसका सिंपल मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने बोला, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है, तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है एयर या वैक्यूम में, और वाटर का स्पीड दे रखा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये काट पीट कर जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.33 आएगा, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, पहला बन गया। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला है, ठीक है, जब कुछ नहीं लगाया तो सिंपल मतलब क्या हो गया, एयर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ, या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 टू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड का लाइट कितना दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, तो किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.5 हो गया। अब देखो ये तीसरा नंबर सवाल बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे हो गया, ठीक है, इस चीज को ऐसे ही लिखते हैं, और इसको हमको लिखना पड़ेगा, तो यहां अगर म्यू जी है तो यहां भी
W आएगा और यहाँ VG आएगा। बोले ठीक उल्टा होता है, अगर यहाँ म्यू जी है तो यहाँ VW आएगा, क्योंकि इन्वर्सली का रिलेशनशिप है। हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है तो म्यू जी डब्ल्यू निकालना है, तो VW की वैल्यू कितने दे रखी है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और VG का वैल्यू कितना दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट 1.125 आएगा। इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालोगे तो इतना आएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में इतना आएगा, ठीक है, जबकि इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 आ रहा था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? स्पीड ऑफ लाइट बताता है किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक, चलिए ये एक सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो उसमें क्लैरिटी और आएगा। आपके सिलेबस में डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, एक क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ light of frequency of 5 into 10 to the power 14 hertz is passed through a liquid, the wavelength of light measured inside the liquid is found to be 450 into 10 to the power minus 9 meter. Calculate the refractive index of the liquid. Calculate the refractive index of liquid. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला है। क्या क्या दे रखा है? तो एक रे है जिसका रे ऑफ लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इतना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज दे रखा है। पहले तो आराम से क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, देन फिर थोड़ा ट्राई कीजिए। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, पास थ्रू अ लिक्विड, किसी लिक्विड से पास करता है। ठीक है, the wavelength of the liquid measured inside the wavelength of light measured inside the liquid is, लाइट का जो वेवलेंथ है वो लिक्विड के अंदर वो कितना मेजर किया गया? 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। इन है the wavelength of light measured inside the liquid is found to be इतना, यानी लेमडा लिक्विड इतना दे दिया। ठीक है, लाइट का जो लिक्विड के अंदर वेवलेंथ है वो इतना दे दिया। अब कैलकुलेट करने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। किसका? म्यू लिक्विड। सिंपल सा कहानी है। तो म्यू लिक्विड आपका कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले तो आपका एक जो कहानी है वो क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो म्यू लिक्विड जो होगा इसका मतलब C बाई V लिक्विड आपको पता होना चाहिए, तो म्यू लिक्विड निकल जाएगा। अब V लिक्विड कैसे निकलेगा भाई? तो यहां पर V लिक्विड इज इक्वल टू F इंटू लेमडा लिक्विड फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग जस्ट देखे थे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा करोगे तो आप यहां पर C मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी बोले तो 450 इंटू 10 टू द पावर कितना है? ये 14 है। और लेमडा लिक्विड, लेमडा कितना है? नहीं, ये तो लेमडा हो गया, F ईयर है।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5 इंटू 10⁻14 और ये लेमडा कितना है 450 इंटू 10⁻−9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 1.33 आएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज द वे हाउ यू हैव यू, आपको मतलब ये तरीका हो गया जिससे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आसान रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। जितना टाइप का हम अंदर थ्योरी पढ़ाए आपको अभी, उस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है how long will the light how long will the light take in traveling a distance of 500 meter in water। ठीक है, also given ri of water is 4/3। ठीक है, सिंपल सा है। बोल रहा है कि कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग विल लाइट टेक इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन वाटर। कोई पानी है, उस पानी में लाइट को 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा अगर इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो यही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको टाइम निकालने बोला है। ठीक है, तो टाइम बराबर आप डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, सिंपल सा कहानी है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, आप आराम से वीडियो पॉज कर लो, करके इत्मीनान से आप क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमको 500 मीटर दे दिया है, हमको स्पीड नहीं मालूम है, तो हमको स्पीड किस में चाहिए, हमको वेलोसिटी किस में चाहिए, वाटर में। अगर VW हमको मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और VW इसके बीच में कहानी है। कैसे भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही ना होगा। तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना हो जाएगा, C/μw, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब μw की वैल्यू 4/3 दिया हुआ, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो भी है इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो VW की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। अब डिस्टेंस आपको मालूम है 500 मीटर है, और ये जो वैल्यू है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड इतना है। इसको आप सॉल्व करोगे अपने कॉपी में, ठीक है, तो ये आएगा आपका, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.22 × 10⁻⁻6 सेकेंड आएगा। ठीक है, और 10⁻⁻6 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 2 × 2.22 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक, चलिए, तो ये आपको कुछ पर्टिकुलर आज के टॉपिक पे क्वेश्चन कराए। ठीक है, आज हम लोग इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कर पा रहे, वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी 48 लगभग 50 मिनट के आसपास होने को आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है, स्नेल्स लॉ जो है, स्नेल्स का जो नियम है उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।